नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की इस पुस्तक के जो भी MCQs हैं, लेसन्स के पीछे जो भी MCQs दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और ये रीट और फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लास्ट तक इस क्लास को देखते रहिएगा और आपको हिंदी ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उनमें बहुत हेल्प होने वाली दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है इन ऑप्शंस में से? मेवाड़ी, मेवाड़ी राजस्थान की बोली है। मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है, लेकिन ये अवधी जो है ये राजस्थानी की बोली न होकर पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है, तो इसमें ये जो अवधी है ये राजस्थानी की बोली न होकर पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। यानी कि एक लिमिटेड एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है उपभाषा। ऑप्शन नंबर सी, ये उपभाषा सीमित एरिया के अंदर बोली जाती है, उपभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, जबकि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है, अर्थात पंजाबी भाषा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? तो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी के स्वरूप से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पूर्वी हिंदी से अवधि निकलती है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अवधि बोली पूर्वी हिंदी से रिलेटेड है, जबकि खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी से रिलेटेड रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनना है। इन सभी प्रश्न में से चार जो भी ये क्वेश्चन दिए हुए इनमें खंड या वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनना है। तो देखिए, ल प्लस छोटी ई, यानी कि ल प्लस छोटी ई मतलब ये ली हो जाएगा, छोटी ली। उसके बाद में ख प्लस आ से खा बन जाएगा, यानी कि इसमें लिखा एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद में मैं प्लस री प्लस द प्लस आ, यानी कि मृदा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में री प्लस बड़ा ऊ पे प्लस ए, यानी कि बड़ा ऊ होने से यहाँ पर रू और उसमें पे प्लस ए यानी कि पे, रूप। ये इसमें ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बे प्लस रे, ए प्लस जे प्लस ए, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिज। ये ब्रिज इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा, अश्रु, आग, चीता, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो अश्रु शब्द जो है ये संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में उठाया गया, अर्थात ये यहाँ पर तत्सम शब्द की श्रेणी में आ जाएगा, तत्सम शब्द हो गया। उसके बाद में निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर गांठ शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है? तो गांठ शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द पूछा जा रहा है, यहाँ पर काच शब्द देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। योग रूढ़ शब्द का चयन करना है, तो दशानंद शब्द यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। प्रयोग के अनुसार परिवर्तित होता रहता है वो शब्द होते हैं विकारी शब्द। ऑप्शन नंबर ए विकारी शब्द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताना है तो यहाँ पर लकड़ी शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई शब्द जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ये अनिश्चय की ओर दर्शा रहा है, यानी कि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्वनाम चूज करना है रिक्त स्थान में, कि खाली स्थान है यहाँ पर और भी बाजार जाना है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द को चूज करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुझे भी बाजार जाना है, यहाँ पर सही उत्तर बैठ रहा है, मुझे भी बाजार जाना है। उसके बाद में है, वह रिक्त स्थान चलता है, रोज चलता है या कहाँ चलता है। अगर कहाँ आता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाता, जबकि ये नहीं होगा। उसके बाद में धीरे धीरे चलता है या फिर सहारे से चलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण चयन करना है। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि धीरे धीरे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें अपनी सभ्यता, खालिस्तान, संस्कृति पर गर्व है। खालिस्तान में आपको भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा और शब्द, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खूब मन लगाकर पढ़ो, रिक्त स्थान, परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो, ताकि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताकि परीक्षा में प्रथम स्थान आओ। यहाँ पर ताकि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरीश रिक्त स्थान सत्य बोलता है। हरीश रिक्त स्थान सत्य बोलता है, तो यहाँ पर सदैव राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से भी अपने आप ध्यान पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सदैव राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था, तो मोहन के अलावा कोई नहीं था, ये अभी यहाँ पर आ जाएगा, अलावा। मोहन के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीदा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है। तो अमीदा शब्द शक्ति से प्राप्त जो अर्थ होता है वो होता है वाच्यार्थ। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट वाले हैं। वाच्यार्थ होता है, अमीदा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ होता है। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है, लक्षणा शब्द शक्ति से यहाँ पर ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है, तो ये भी लक्षण से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। परंपरागत रूढ़ अर्थ है, ये लक्षण से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो हिंदी, पूर्णिमा, चांदी और दही, तो यहाँ पर दही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो छात्रा, वधू, पृथ्वी, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जीवन ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर का स्त्रीलिंग शब्द है। नर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर
बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युवती का पुल्लिंग शब्द है, तो युवती का पुल्लिंग शब्द युवक होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दासी का पुल्लिंग शब्द है, दासी का पुल्लिंग शब्द, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दास होगा, लेकिन ये नहीं होकर यहाँ पर नौकर सही उत्तर हो जाएगा। दासी का पुल्लिंग शब्द नौकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन के प्रकार है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 प्रकार के हिंदी में वचन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, बहुवचन का सही यूज है वो कौन से वाक्य में हुआ है, तो गायें घास खाती है, गाँव घास खाती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, गाँव घास खाती ये भी गलत हो जाएगा, गाय घास खाती है, तो ये गाय तो एक वचन हो गई, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, जबकि गायें घास खाती है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। गायें घास खाती इस वाक्य के अंदर बहुवचन का एकदम सही से यूज हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है, पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में पेड़ शब्द का कारक क्या है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है इसका मतलब ये अपादान कारक हो गया, क्योंकि अलग होने की स्थिति में यहाँ पर पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है। अपादान का मतलब, अपादान कारक का मतलब होता है से पृथक होना, से पृथक होना, तो यहाँ पर पत्ता है वो पेड़ से पृथक हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, पंडित जी शब्द में कौन सा कारक है, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया इस वाक्यांश में भी पंडित जी शब्द है, इसमें कौन सा यहाँ पर कारक है, तो पंडित जी आपको सबको ध्यान है कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कारक कौन सा है, गरीबों को इस वाक्यांश के अंदर कौन सा कारक है ये पूछा जा रहा है, तो गरीबों को आपको पता है संबंध कारक है, संबंध, गरीबों को इस वाक्यांश में संबंध कारक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर राजा पूछ लेता कि राजा में कौन सा कारक है तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाता, राजा में अगर पूछ लेता कौन सा कारक है तो कर्ता कारक हो जाता, लेकिन गरीबों को पूछा जा रहा है, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, इसमें इस अलग जो सेपरेट वाक्य का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कारक है, बल्ले से में कारक है, तो आप सबको ध्यान है कर्ण कारक है, इसमें कर्ण कारक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कारक में कर्ण से होता है, से शब्द इसमें भी आता है वहाँ पर कर्ण कारक हो जाता है, तो यहाँ पर बल्ले से शब्द आया तो कर्ण कारक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए, नाव नदी में डूब गई इसमें कौन सा कारक है यूँ पूछा जा रहा है, तो अधिकरण कारक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक में या फिर पर शब्द का यूज होता है, में और पर, तो नदी में आया है तो यहाँ पर अधिकरण कारक सही उत्तर हो जाएगा, अधिकरण में और पर यूज होता है। अगला प्रश्न है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी इसमें सीधा सीधा कर्ता कारक है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में काल के कितने भेद है, तो आप सब जानते हैं हिंदी भाषा में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। उसके बाद में हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद है, तो हिंदी भाषा में वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये भी यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में काल का तात्पर्य क्या है, काल का तात्पर्य यहाँ पर समय से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में अगला प्रश्न है वाच्य से क्या ज्ञात होता है, वाच्य से क्या ज्ञात होता है, तो वाच्य से क्रिया का है वो उद्देश्य ज्ञात होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वाच्य से क्रिया का उद्देश्य है वो ज्ञात होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, मतलब संधि शब्दों का मेल होता है या फिर वर्णों का मेल होता है, तो आप सब जानते हैं
दो वर्णों के मेल को यहाँ पर संधि बोला जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि बोला जाता है, जबकि दो शब्दों के मेल को समास बोला जाता है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग। मुख्य रूप से ये तीन ही प्रकार है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? ऑप्शन है गिरीश, मतेख्य, परोपकार और संतोष। तो यहाँ पर संतोष में है वो स्वर संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। यशोगान में स्वर संधि है, यशोगान में स्वर संधि है, तो इसमें यशः प्लस गान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यशः प्लस ज्ञान, यशः प्लस ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शब्द प्लस अर्थ बराबर में क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ, यहाँ पर शब्दार्थ हो जाएगा, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। उसके बाद में गज प्लस इंद्र, तो यहाँ पर गजेंद्र हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, तो यहाँ पर प्रत्युत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत बराबर हो जाएगा स्वागत। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गायक, गायक का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा गे धन अक, गे प्लस अक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशोगान, यशोगान में संधि विच्छेद करना है, तो इसमें भी यहाँ पर अयादि संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है। यशः प्लस गान, यशोगान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वागत, तो स्वागत में सु प्लस आगत सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सदैव शब्द, अगला प्रश्न है सदैव में, सदैव में कौन सा जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पर सही होगा? तो सदैव में आपको ध्यान रखना है, सदा धन एव, सदा धन ए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अन्वेषण शब्द, तो अनुधन ऐषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद, तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक यहाँ पर प्रत्येक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संहार, संहार का संधि विच्छेद, तो सम प्लस हार, यानी ऑप्शन नंबर ए, और इसमें सम प्लस आर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्धार के अंदर कौन सा है वो संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उद प्लस हार, उद प्लस हार, उद्धार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोभाव का संधि विच्छेद करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, मनः प्लस भाव, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समास में किसका मेल होता है? समास के अंदर शब्दों का मेल होता है, समास के अंदर शब्दों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, समास में शब्दों का मेल होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, जिस शब्द में
प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं, और तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद हैं। ये भी साथ साथ में याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्त पद का किया जाता है। समस्त पद का यहाँ पर विग्रह किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरनी शब्द में, शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि जो शब्द के पीछे जो लगाया हुआ वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर शेरनी शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा जा रहा है? तो शेरनी शब्द में शेर प्लस नी, यानी कि ये नी यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी एरा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देवरानी में मूल शब्द कौन सा है? देवरानी शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है? तो देवर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और एक होता है त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय, तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। और वहीं संस्कृत के अंदर आपको पूछ लिया जाए, संस्कृत के अंदर कितने प्रत्यय होते हैं? संस्कृत में प्रत्यय 22 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्यय के 2 शब्द बनाने। तो यहाँ पर अनु है तो अनुसार हो जाएगा, इस प्रकार से बनाने हैं। उसके बाद में कु है तो कुमार्ग हो सकता है, अभी का अभिमान हो सकता है, नी का यहाँ पर निस्वार्थ हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य हो सकते हैं। संयोजक शब्दों से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य है वो क्या कहलाते हैं? तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यह क्या हो गया कौन सा वाक्य है? तो ये जो शब्द आपको दिखा रहा है ये विस्मयादिबोधक का सूचक शब्द चिन्ह है। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विधु, सुधाकर, निशाचर और भानु। तो ये भानु शब्द है, ये सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषक का पर्यायवाची शब्द है। कृषक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए किसान सही उत्तर हो जाएगा। कृषक का पर्यायवाची शब्द किसान। उसके बाद में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर ये भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। गगन ये भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आसमान भी है, लेकिन पावक जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? तो आस्तिक का विलोम शब्द आप सब जानते हैं नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, मतलब इनमें से सही जो शब्द है वो आपको चयन करना है। तो निधि, निधि एकदम सही शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये आपको ध्यान रखना बताना है।
तो रचयिता शब्द ये एकदम से अशुद्ध है। ये रचयिता शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, रचयिता होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तरुच्छाया है, या निधि है, मध्याह्न है, या फिर स्वावलंबन? तो स्वावलंबन एकदम सही लिखा गया है। स्वावलंबन यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशासन, अतिथि, निमित्त और जगन्नाथ। तो जगन्नाथ यहाँ पर एकदम शुद्ध लिखा गया है। बाकी अतिथि के अंदर ये भी सब जो है ई की मात्रा छोटी होती है। प्रशासन में यहाँ पर ऐसे होता है, ये इसी प्रकार से होता है, लेकिन जगन्नाथ एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी गलत शब्द कौन सा इनमें से लिखा गया वर्तनी की दृष्टि से? तो पुनर्जन्म जो है ये इस प्रकार से न लिखा जाकर इससे ऐसे लिखा जाता है। पुनर्जन्म जो रे की मात्रा है जय के ऊपर होती है, यहाँ पर ये नहीं होती। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? यानी कि ऐसा शब्द जो ये अगर इस वाक्य में नहीं होता तो भी सेम ही अर्थ इसका होता। तो जो लू होती है वो हमेशा गर्म ही होती है, तो ये गर्म शब्द देने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गर्म यहाँ पर अनावश्यक शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखाई देने को दर्शाने वाला मुहावरा है, तो वो है ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑप्शन नंबर सी ये सही उत्तर हो जाएगा। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, ये जो है इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ है ये सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? कौन से अलंकार के प्रकार में समता दर्शाई जाती है? तो समता उपमा अलंकार के अंदर दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो रूपक अलंकार के 3 टाइप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनु, जानो, मनु, मानो जैसे वाचक शब्द जो संकेत सूचक शब्द है वो किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर जानो है, मनु है, जनु और मानो आदि शब्द सूचक शब्द है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पत्र लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद में संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, संपूर्णता भी होती है, लेकिन ये क्लिष्टता जो है ये पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? मोहल्ले की सफाई करवानी है अगर आपको, तो यहाँ पर आप किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो जो है शिकायती पत्र हो जाएगा। शिकायती पत्र है वो मोहल्ले की सफाई करने के लिए लिखा जाता है। उसके बाद में है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान मंगवाने के लिए किस प्रकार का पत्र है वो लिखता है? तो वो व्यावसायिक पत्र लिखता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान मंगवाने के लिए व्यावसायिक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है, यानी किसी भी
पद पर नियुक्ति पाने के लिए लिखा गया जो प्रारूप होता है वो कौन सा होता है, तो वो सबसे पहले आवेदन पत्र भरना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पद पर जो है आपको नियुक्ति पानी है तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र भरना होता है।